फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसे लिखा है स्टीफन आर कवी ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो इस समरी में आप सीखेंगे कि अपने लिए टाइम कैसे निकाला जाए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये भी सीखेंगे कि आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट है और क्या नहीं, क्योंकि हम अक्सर हर अर्जेंट टास्क को ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट समझ बैठते हैं। और फाइनली इस समरी से आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट का प्रोसेस सीखेंगे, यानी जो इम्पोर्टेंट है उसे प्रायोरिटी देना। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द क्लॉक एंड द कंपास। हमें अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बीच एक गैप है। द क्लॉक हेडलाइंस और उन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमें करनी है। ये हमें ट्रैक करने में हेल्प करता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। दूसरी तरफ कंपास हमारी लाइफ के मिशंस और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये उन एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं और हमें कंप्लीट करनी होती है। हालांकि हम अपने टाइम और अपनी मोस्ट वैल्यूएबल चीजों के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश तो करते हैं, फिर भी ये बहुत मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात है और कुछ नहीं, पर ऐसा नहीं है। चाहे आप उन चीजों को कितना ही करने की कोशिश करो जो जरूरी है, फिर भी चीजें हाथ से निकलती चली जाती है, क्योंकि स्पीड में किया गया काम हमेशा एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं। जैसे कि आप एक ही दिन में अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे करते हो ताकि अगले दिन रिलैक्स कर सको, लेकिन जल्दी के चक्कर में आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिस कर दिए और आपके ग्रेड कम हो गए। तो पहले क्या करे क्या नहीं, ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम सब फेस करते हैं। हम वो काम करना चाहते हैं जो हमें खुशी दे या फिर कुछ ऐसा जो हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, पर हम अक्सर इसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हमें बाकी काम करने होते हैं, जैसे ऑफिस जाना या अपनी फैमिली की केयर करना। टाइम मैनेजमेंट इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर एक्टिविटी जो टाइम मांगती है या तो हमारे क्लॉक के लिए अच्छी है, यानी मैंने डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया, या हमारे कंपास के लिए अच्छी है, यानी कि बुक्स पढ़ना कितना रिलैक्सिंग है। लेकिन अफसोस हम अक्सर दोनों साथ में पूरे नहीं कर पाते। ये गैप काफी पेनफुल हो सकता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे वो फंस गए। उन्हें फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होता क्योंकि उन्हें क्लॉक की डेडलाइन और शेड्यूल पूरे करने होते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं कंपास सेटिस्फाई करने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। ये वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि कोई और उनकी लाइफ जी रहा है। और जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, ये गैप उन्हें थोड़ा परेशान करता है। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है या क्या चाहिए। ऊपर से वो जो कर रहे होते हैं उसे भी एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बाकी चीजों को ना कर पाने की गिल्टी होती है। बाकी सिर्फ एक खालीपन फील करते हैं। उनकी सारी हैप्पीनेस सिर्फ इन बातों पर टिकी होती है, जैसे किसी कंपनी में हाई रैंक, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हैप्पीनेस नहीं मिलती। उन्हें ये अनप्लीजेंट फीलिंग्स इसीलिए आती है क्योंकि ये लोग उन चीजों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते जो उन्हें वाकई में खुशी देती है, जो उनके लिए रियली में मैटर करती है। जिन्हें पता नहीं होता कि उनके लिए क्या मैटर करता है, वो लोग एक मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं, यानी खालीपन से भरी हुई एक असंतुष्ट लाइफ, यानी कि अनसेटिस्फाइड लाइफ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ 3 जनरेशंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यानी कि बात जब क्लॉक और कंपास की आती है तो लोग अक्सर दोनों में गैप क्लोज करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने पैशन के बीच बैलेंस। स्टीफन कवी टाइम मैनेजमेंट की फील्ड में जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि इतने सालों में लोगों ने इस गैप को कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है। हालांकि लोगों की डिफरेंट अप्रोच रही है, पर उन्होंने इनमें से 3 पर फोकस किया क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलेट करती है। कोवी उन्हें 3 जनरेशंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें सब कुछ रिमाइंडर्स पर है। इस अप्रोच में टू डू लिस्ट आपके बड़े काम आती है क्योंकि एक एक करके आप अपने काम फिनिश करते जाते हो और क्रॉस करते जाते हो, और अगर आप नहीं करते तो आप उन्हें आगे की टू डू लिस्ट में डाल सकते हो। हालांकि ये बड़ी अच्छी अप्रोच लगती है, पर इसमें गलती की काफी गुंजाइश है। आप टू डू लिस्ट में 2-4 चीजें यूं ही भूल जाओगे। लाइफ में बिना किसी गोल या कंपास के आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज आपको सेटिस्फाई करती है। तो इस जनरेशन के लिए लोग सोचते हैं कि जो चीजें सामने है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी जनरेशन प्लानिंग और तैयारी पर ज्यादा जोर देती है। अगर पहली जनरेशन का ट्रेडमार्क टू डू लिस्ट है तो इस जनरेशन का ब्रांड है कैलेंडर। ये आपको एफिशिएंट बनने और प्लानिंग करने के लिए पुश करती है।
आप अपनी मीटिंग्स, एक्टिविटीज या कमिटमेंट्स टाइम से पहले ही पूरे कर लेते हो। अगर आप अपने कैलेंडर को चेक करोगे तो हर दिन आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। हालांकि इस जनरेशन के पास वो है जो फर्स्ट जनरेशन के पास नहीं है, फिर भी आपकी शेड्यूल आपको एक तरह से अकेलापन फील कराते हैं। और जब आप अपने प्लान्स पर स्टिक रहते हो तो आपको अपने शेड्यूल के बीच आने वाली हर चीज बुरी लगती है। इसके बाद तीसरी जनरेशन भी प्लानिंग पर चलती है, पर यहाँ पर प्रायोरिटीज फिक्स है और काम पर भी कंट्रोल रहता है। ये अप्रोच भी थोड़ी स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड फील हो सकती है। थर्ड जनरेशन को जिस लेवल का फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए स्टीफन कोवे के हिसाब से हमें फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। ये अप्रोच पहले की जनरेशंस की कमजोरियों को छोड़कर उनकी सारी स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। ये न सिर्फ टास्क को पूरा करने पर फोकस करती है, बल्कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करती है और उसकी फुलफिलमेंट को भी बढ़ाती है। अगले चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द अर्जेंसी एडिक्शन, यानी कि इससे पहले कि हम फोर्थ जनरेशन में आए, आपको 2 फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए जो हमारे टाइम स्पेंडिंग हैबिट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और ये 2 फैक्टर्स हैं अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस। फोर्थ जनरेशन काफी हद तक इम्पोर्टेंस फैक्टर पर डिपेंड है, यानी जब आप वो करते हो जो रियली में इम्पोर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं, इससे आप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में रियली सक्सेसफुल रहते हो। तो ये जानने के लिए हम पहले अर्जेंसी के बारे में सीखेंगे कि ये आपकी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती है और आप कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो, या फिर आपको अप्रोच चेंज करनी चाहिए भी या नहीं। ऐसी सिचुएशन में जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम सक्सेसफुली मैनेज करने की हैबिट हो, वहां आपको अर्जेंसी की आदत सी हो जाती है। जैसे कि आप महीने भर की रिपोर्ट्स एक रात में ही फिनिश कर लेते हो, या कई हफ्तों पहले का स्कूल प्रोजेक्ट कुछ ही घंटों में निपटा देते हो। आपको अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। इंस्टेंट रिजल्ट इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन देते हैं। जब हम जल्दी में कुछ करते हैं तो लगता है कि हम बिजी हैं, और हमारा बिजी होना ही हमें इम्पोर्टेंट फील कराता है। ये हमें वैलिडेट करता है, पर साथ ही लाइफ की कुछ बहुत ही वैल्यूबल चीजों से भी दूर करता है। क्या आप किसी दोस्त को ये बोलते वक्त गिल्टी फील करते हो कि सॉरी मैं मिलना तो चाहता हूँ पर मेरा एक अर्जेंट प्रोजेक्ट है? या शायद आप खुद को ये बोलकर मना लेते हो एक्सरसाइज से भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम पड़े हैं। आप शायद सोचते होंगे वेल कम से कम मैंने कुछ किया तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बस उन चीजों को टाइम दे रहे हो जो आपके लिए असल में वैल्यूबल है ही नहीं। हर काम हमेशा अर्जेंसी में करने से आप उन चीजों को मिस कर रहे हो जो लाइफ में बहुत जरूरी है। आप खुद को इतना बिजी कर लेते हो कि ये सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो फिर आप ही बताइए कि आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली से बढ़कर कौन सा काम इम्पोर्टेंट है? और सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में जो चीजें वाकई में इम्पोर्टेंट है वो हम पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालती है। ये वो काम ही है जो बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं लगते, हालांकि इन्हें हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब जैसे कि हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आप इसे इम्पोर्टेंट तो समझते हो पर अर्जेंट नहीं, और इसे डिले करते रहते हैं जब तक कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना आ जाए। अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है, इसे समझने के लिए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पर नजर डालिए और देखिए कि असल में हम सबसे ज्यादा किस क्वाड्रेंट में टाइम स्पेंड करते हैं। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। ये वो एक्टिविटीज है जो आपको तुरंत करनी है, जैसे कि आपको कस्टमर हैंडल करना है जो गुस्से से चिल्ला रहा है, या ईमेल्स पे ईमेल्स भेजे जा रहा है। इस क्वाड्रेंट में हम काफी टाइम बिताते हैं क्योंकि हमें ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों लगता है। हम यहाँ तुरंत एक्शन लेते हैं, पर जरा खुद से पूछो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो क्या उसे अभी करना वाकई में बहुत जरूरी है? क्या आप उसे सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि वो बहुत अर्जेंट लग रही है? असल में हर काम को अर्जेंट लेने से हम अपना काफी टाइम बेकार में वेस्ट करते हैं। क्वाड्रेंट 2 है इम्पोर्टेंट पर अर्जेंट नहीं। इसे क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी और पर्सनल लीडरशिप बोलते हैं। क्वाड्रेंट 2 में हम अपनी प्लानिंग करते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं। इसमें हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो हमारी स्किल्स को डेवलप करती है, जिससे कि हम खुद को और दूसरों को भी फायदा पहुंचा सके। जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ फिर से रिलेशनशिप को मेंटेन करना या किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की तैयारी करना। जब हम काफी टाइम स्पेंड करते हैं तो हम क्वाड्रेंट 1 को छोटा बना देते हैं, क्योंकि प्लानिंग और तैयारी करना क्वाड्रेंट 1 का दुश्मन है।
क्वाड्रेंट 2 हम पर एक्शन नहीं लेता बल्कि हम इस पर एक्ट करते हैं। ये मोस्ट आइडियल क्वाड्रेंट है जहाँ पर हमें अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंपास को प्रायोरिटी देता है। यहीं से हम अपनी लाइफ के गोल्स और पैशंस पर फोकस करते हैं। आगे थर्ड क्वाड्रेंट है अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट नहीं। मतलब ये क्वाड्रेंट 1 की तरह है, जो इसे क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन भी बोलते हैं। हमें लगता है कि कुछ अर्जेंट है तो हम अपना कंपास पूरा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए इसे क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन बोलते हैं, क्योंकि हम खुद को बिजी शो करने के लिए बेकार के कामों में उलझे रहते हैं। खुद से पहले हम दूसरों के गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आप अपने कलीग को प्रोजेक्ट में हेल्प करते हो या फिर अपने बॉस के एक्स्ट्रा काम निपटाते हो। आपको ये सब करना इम्पोर्टेंट लगता है, पर इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। आगे क्वाड्रेंट 4 है कि ना अर्जेंट और ना ही इम्पोर्टेंट। इसे क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट बोलते हैं। हम इस क्वाड्रेंट में वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें रिलैक्स फील कराती है, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 और 3 में ज्यादा टाइम स्पेंड करना काफी स्ट्रेसफुल होता है। इसीलिए ये हमारा रिलैक्स जोन है। वैसे हमें ये भी पता होता है कि इसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं, पर हम खुद को रोक नहीं पाते। अब जैसे कि माइंडलेस मूवीज या सीरियल्स देखना या ऑफिस के लंच ब्रेक में कलीग्स के साथ देर तक गप्पे मारना। तो ये समझने के बाद अब टाइम है आगे बढ़ने का और बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम एंड द 4th जनरेशन। आइए इसे समझते हैं। खुद से जरा पूछकर देखिए कि कौन सी वो एक्टिविटीज है जो आपकी पर्सनल और वर्क लाइफ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर आप उन्हें एनालाइज करोगे तो उन्हें कौन से क्वाड्रेंट में रखोगे, क्योंकि ऑथर के हिसाब से इन्हें क्वाड्रेंट 2 में होना चाहिए। ये वो एक्टिविटीज है जो हमें अर्जेंट नहीं लगती, पर असल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ऑथर ने जब यही सवाल कई सारे लोगों से पूछा तो उन्हें जो जवाब मिले वो लगभग इन 7 थीम्स के अंडर थे। और ये थीम्स है कम्युनिकेशन, प्रिपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा और बेहतर बनना, अपना और अच्छे से ख्याल रखना, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, पर्सनल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट। तो क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज में वो सारी चीजें आती है जिन्हें लोग ज्यादा अर्जेंट नहीं मानते, इसलिए छोड़ देते हैं। ये वो काम है जिनका हम पर कोई प्रेशर नहीं होता, पर हमें वो करने होते हैं। तो यही वो काम है जिन्हें हमें सबसे पहले करना चाहिए। इन सब 7 एक्टिविटीज में क्या कॉमन है? तो ये वो चीजें हैं जो ह्यूमन फुलफिलमेंट की फाउंडेशन है। क्वाड्रेंट 2 की चीजों को जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अर्जेंट एक्टिविटीज को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे इनर कंपास को मजबूत करे। एक और चीज जो इन 7 एक्टिविटीज के साथ बहुत ही कॉमन है वो ये है कि आप उन्हें एग्जैक्टली लिस्ट से हटा नहीं सकते। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे कि ओह अब तो मैं एक ग्रोन अप पर्सन हूँ तो इस एक्टिविटी को अपनी टू डू लिस्ट से हटाना चाहिए। रियल में ये एक्टिविटीज आपको एक बेहतर पर्सन बनने में मदद करती है, क्योंकि आपसे और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपको ये सारी एक्टिविटीज उतनी ही इम्पोर्टेंट समझकर करनी चाहिए। अपने क्लॉक्स के तुरंत सेटिस्फाई होने पर हमें हमेशा एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है। अपने दिन भर के सारे काम निपटाकर किसी रिलैक्स फील नहीं होता। हमारे कंपास की फुलफिलमेंट अलग चीज है। आप इसे तभी फील करते हो जब इसे शुरू करते हो, और जो लाइफ आप जी रहे हो उसी में और ज्यादा सेटिस्फेक्शन और लाइट फील करते हो। ये चीज 4th जनरेशन या अप्रोच के साथ सही फिट बैठती है। हालांकि पहले की 3 जनरेशन ने हमें ज्यादा एफिशिएंट बनने में और अपने क्लॉक पर ज्यादा कंट्रोल पाने में हेल्प की थी, पर ये हमारे इनर कंपासेस पर ध्यान नहीं देती थी। आज ज्यादातर लोग अपने क्लॉक्स को प्रायोरिटी देकर सेटिस्फाइड नहीं रहते। वो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो मीनिंगफुल हो और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दुनिया को फायदा हो। अपने बिजी शेड्यूल्स और नेवर एंडिंग मीटिंग्स के बावजूद ये लोग लाइफ की खूबसूरती को फील करना चाहते हैं। तो इसीलिए 4th जनरेशन एक बेहतर क्वालिटी लाइफ के लिए बैलेंस क्रिएट करने पर जोर देती है। हाँ, आपका क्लॉक आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और शेड्यूल्स को रिमाइंड कराता रहता है और आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, पर आपको अपने कंपास को भी प्रायोरिटी देनी होगी। ये आपको रिमाइंड कराता है कि जिंदगी में टू डू लिस्ट चेक करने के अलावा भी और काफी कुछ है। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं। रॉजर कुछ टाइम पहले ही एक नए घर में शिफ्ट हुआ और वो किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढ रहा था जो उस जगह को डेकोर कर सके। उसने प्रोफेशनल से कहा कि उसे ऐसा गार्डन चाहिए जिसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े। एक तो वो काफी बिजी रहता है और दूसरा उसे आए दिन ट्रैवल करना पड़ता है।
यानी उसे बिना कोई एफर्ट किए अपने घर के बाहर एक ब्यूटीफुल गार्डन चाहिए था। तो प्रोफेशनल ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि गार्डनर के बिना एक सुंदर गार्डन नहीं बन सकता। तो हम लोग भी कई मायनों में रॉजर जैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई और आकर के हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगा, जैसे कोई खेत में बीज डालकर भूल जाता है और फिर उम्मीद करता है कि उसे एक अच्छी फसल मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता। एक खूबसूरत गार्डन चाहिए तो आपको उसमें सिर्फ बीज नहीं डालने, बल्कि उन्हें पानी और खाद भी देना है, और टाइम टाइम पर घास फूस भी क्लीन करनी पड़ेगी। मतलब अंत पंत आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होंगे ताकि ये आपको याद रहे और आपकी आदत बन जाए। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली प्रैक्टिस में फॉलो कैसे करना है। आइए जानते हैं। पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मतलब आपको स्टेप्स अप्लाई करने से पहले वीकली वर्कशीट बनानी होगी। चीजों को वीकली प्लान करने से आप बेहतर पर्सपेक्टिव से उन्हें देख पाएंगे। चीजों को डेली बेसिस पर प्लान करने से टनल विजन की प्रॉब्लम होगी, जहां पर आप सिर्फ उन टास्क पर फोकस करेंगे जो अर्जेंट तो है पर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि वीकली ऑर्गेनाइजिंग आपको कॉन्टेक्स्ट देगी और आप जान सकते हो कि क्या आपके लिए रियली में इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। जबकि वीकली ऑर्गेनाइजिंग आपको कॉन्टेक्स्ट देगी और आप जान सकते हो कि क्या आपके लिए रियली इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो पहला स्टेप है अपने विजन और मिशन के साथ हमेशा जुड़े रहे। जब आप नोट करना शुरू करते हो कि नेक्स्ट वीक क्या करना है, तो पहले खुद से पूछ लो कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपकी जिंदगी मीनिंगफुल कैसे बनेगी। और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तब आप अपने फ्यूचर गोल सेट कर सकते हो और राइट डिसीजन ले सकते हो। ये आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है। अगर आपको ये मालूम है तो फिर आप इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज पर ही फोकस करोगे। आप उन टास्क पर ज्यादा फोकस नहीं करोगे जो अर्जेंट तो है पर उतने इम्पोर्टेंट नहीं। आगे दूसरा स्टेप है कि अपने रोल्स आइडेंटिफाई करो, यानी कि उन्हें पहचानो। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो, आप एक सिबलिंग भी हो, एक को वर्कर भी हो, एक लवर और दोस्त भी हो। हम अपने रोल की जिम्मेदारी निभाते हैं और हमें अपनी लाइफ के सबसे बड़े दुख भी इन्हीं सारे रिलेशन से मिलते हैं। कई बार हम अपना एक रोल बढ़िया से निभा लेते हैं, जबकि बाकी में हमें दर्द मिलता है, पेन होता है। जैसे हो सकता है कि आप एक अच्छी मैनेजर तो है, पर जरूरी नहीं कि आप एक अच्छी माँ या वाइफ भी बन पाए। पर जब आपको अपने रोल्स मालूम हो जाएंगे तो फिर आप उनके बीच इजीली बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर रोल के लिए एक फिक्स टाइम रखो। इसका मतलब है कि आपके पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के लिए आपके रोल्स साथ में काम करते हैं। वैसे ये स्टेप काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की होलनेस को रिमाइंड कराता है। ये हमें रिमाइंड कराता है कि लाइफ में सिर्फ एक ही रोल नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी होती है जब हमारे सारे रोल्स साथ में हो। पर एक बार जब आपको अपने सारे रोल्स समझ में आ जाएंगे, तब आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ पाओगे। और जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो अपने सारे रोल्स के साथ बैलेंस और हार्मनी बनाकर चल सकते हो। अब आगे बात करते हैं तीसरे स्टेप की। अपने हर रोल के लिए क्वाड्रेंट 2 को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अब आपके पास पहले से ही एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है और आपको अपने सारे रोल्स भी मालूम है। तो आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, कौन सी ऐसी क्रूशियल चीज है जो आपको हर हफ्ते अपने हर रोल में करनी है, जो आपकी जिंदगी को एक ग्रेट वे में इम्पैक्ट करेगी। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए अपने क्लॉक की नहीं बल्कि कंपास की सुनो। हो सकता है कि पार्टनर के तौर पर आपका वीकली गोल अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना हो, या एक पेरेंट के तौर पर आप बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोच रहे होंगे। हालांकि हर रोल में आपके कई सारे गोल्स हो सकते हैं, पर एक टाइम में 1 या 2 गोल ही सेट करो जिन्हें आप पूरा कर सको। आगे चौथा स्टेप आता है कि हफ्ते के लिए यानी कि वीक के लिए एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बनाओ। बेशक आपने ऐसे गोल सेट कर लिए होंगे जो क्वाड्रेंट 2 के हिसाब से फिट बैठ सके, तो भी इन्हें क्लियरली समझने में मुश्किल आ सकती है। हम क्वाड्रेंट 1 और 3 की एक्टिविटीज में इतने बिजी रहते हैं कि क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज के बारे में सोचते ही रह जाते हैं। हम प्लान करते हैं, फिर पोस्टपोन करते हैं, कई बार तो प्लान कैंसिल भी कर देते हैं, क्योंकि ये हमें उतने इम्पोर्टेंट लगते ही नहीं। तो आप ये कैसे करेंगे?
या तो आप क्वाड्रेंट 2 गोल्स को अपॉइंटमेंट के तौर पर शेड्यूल कर लीजिए या फिर उन्हें उस दिन की प्रायोरिटी बना लीजिए। अपने उस गोल को लेकर के प्लान बनाओ और अगर अपॉइंटमेंट चेंज भी होती है तो जितना जल्दी हो सके उसे रीशेड्यूल कर लो। अब जैसे मान लीजिए आपने अपनी बेटी के साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने का गोल सेट किया है, तो उस दिन को आप अपनी बेटी के नाम कर दो, बजाय इसके कि आप उसके साथ शाम को मूवी का प्रोग्राम रखो। आगे 5वां स्टेप है कि एक्सरसाइज इंटेग्रिटी इन द मोमेंट। अब आपने हफ्ते की थोड़ी बहुत प्लानिंग कर ली है तो जो टास्क पहले आए उस पर फोकस रखो। आगे 6वां स्टेप है इवेल्युएट करो, यानी आपने पूरे हफ्ते में जो भी किया उससे आप अपना अगला हफ्ता और भी इफेक्टिव वे में प्लान कर सकते हो। 5वां स्टेप है एक्सरसाइज इंटेग्रिटी इन द मोमेंट, यानी अब आपने हफ्ते की थोड़ी बहुत प्लानिंग कर ली है तो जो टास्क पहले आए उस पर फोकस रखो और पूरी इंटेग्रिटी के साथ उसे कंप्लीट करो। आगे 6वां स्टेप है कि इवेल्युएट करो, यानी कि आपने पूरे हफ्ते में जो भी किया उससे आप अपना अगला हफ्ता और भी इफेक्टिव वे में प्लान कर सकते हो। और इसी के साथ पहुंच गए हैं हम कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला इतना ही है कि इस समरी में आपने सीखा कि अपने क्लॉक और कंपास के हिसाब से अपना टाइम कैसे बिताया जाए। आपका क्लॉक आपके सारे शेड्यूल्स, डेडलाइंस और अपॉइंटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और जहाँ तक कंपास की बात है तो ये आपके लाइफ के मिशंस और गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने समरी में टाइम मैनेजमेंट पर 3 अप्रोचेस या जनरेशंस के बारे में सीखा। एक 4th जनरेशन की जरूरत है क्योंकि पहले वाली जनरेशंस लोगों के कंपास से नहीं, सिर्फ उनके क्लॉक से सेटिस्फाई थी। इस समरी में आपने ये भी सीखा कि हमें अपना टाइम स्पेंड करने से पहले देखना पड़ेगा कि वो टास्क कितना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेंट 1 में वो एक्टिविटीज जो आपको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट लगती है। क्वाड्रेंट 2 में वो एक्टिविटीज आती है जो इम्पोर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं। यही आपका आइडियल क्वाड्रेंट है जहाँ पर आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। क्वाड्रेंट 3 में जो एक्टिविटीज होती है वो आपको अर्जेंट तो लगती है पर इम्पोर्टेंट नहीं होती। लास्ट में क्वाड्रेंट 4 में जो एक्टिविटीज आती है वो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। तो बात जब चीजों को प्रायोरिटी देने की आए तो हमेशा अपने कंपास की सुनो। उन एक्टिविटीज के बारे में सोचो जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है। ऐसा क्या है जो आपकी वेल बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है, सोचिए। टाइम को गोल्ड इसीलिए बोला गया है क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। एक बार खोया हुआ टाइम फिर से नहीं आता, इसीलिए इसे उन्हीं चीजों पर स्पेंड करो जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे। जरा सोचिए, आप लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के पास कब बैठे थे? लास्ट टाइम आपने अपने बच्चे के साथ मिलकर के मस्ती कब की थी? लास्ट टाइम आपने अपने दोस्त के साथ दिल खोलकर कब बात की थी? तो अब टाइम आ गया है उन चीजों को टाइम देने का जो आपके लिए वाकई में, रियली में मैटर करती है। तो इसी लाइन के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इस समरी के बारे में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। कैसी लगी आपको ये समरी और कौन कौन से वो काम है जो आप सबसे पहले करने वाले हैं? तो आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख ही लिए हैं ऑलरेडी, उसे प्लान कीजिए, बनाइए। और जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहे थे, बट समरी सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि वाकई में कितने सारे और भी जरूरी काम हैं जो वाकई में करने के बाद आपको एक जबरदस्त फीलिंग देंगे, अमेजिंग। तो प्लीज उन कामों को जरूर पूरा करें और जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है उसे आप महसूस करें।